हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर। हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग देखेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग सी एम से डिनोट करते हैं, के अनुपात यानी कि रेशियो को कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं, और जिस माध्यम का हमें अपवर्तनांक निकालना होगा, हम सबसे पहले तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ऊपर तो यही रहेगा क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल रहेगी, और नीचे उस माध्यम में प्रकाश की चाल रहेगी जिसका हमें अपवर्तनांक निकालना है। जैसे आपको कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना होगा, तो यहाँ पे हम लोग Cg लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Cg क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे C से हम लोग चाल को डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे m बता रहा है कि मीडियम यानी कि माध्यम। तो यहाँ पे माध्यम हमारा यदि कांच ले लेते हैं, तो हम कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, तो ग्लास यानी कि G, तो हम लोग यहाँ पे G लिख देंगे। तो Cg हो जाएगा क्या कि कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो अपवर्तनांक क्या कहता है कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का रेशियो निकाल देंगे। जो आएगा वो उस माध्यम में प्रकाश, उसका अपवर्तनांक होगा उस माध्यम का। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। आइए देखिए थे। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कांच का अपवर्तनांक कैसे निकलता है। तो कांच का अपवर्तनांक, तो फॉर्मूला वहीं लगाएंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। ये शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि C है, और Cm उस माध्यम में प्रकाश की चाल रहती है। यहाँ पे माध्यम क्या है हमारा? कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल। अब शून्य में प्रकाश की चाल आप लोग को पता है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, और कांच में आप लोग को पता है कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पे Ng से सूचित किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो G है वो हमारा ग्लास को डिनोट कर रहा है, और N है जो अपवर्तनांक को, यानी कि कांच का हमारा अपवर्तनांक है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया ये। ठीक, तो ये 50 से 50 कट जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट जाएगा। तो अब 3/2 बचा। 3/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 यानी कि 1.5 बार में जाएगा। तो यानी कांच का अपवर्तनांक हमारा कितना आ गया? 1.5 आ गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे क्या निष्कर्ष निकलता है। अतः कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/5 गुना या 2/3 गुनी होती है। अतः कांच में प्रकाश की चाल यानी कि कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.5 गुनी कह सकते हो, या फिर इसका उल्टा कर दो, 2/3 गुनी होती है। अब ये देखिए इसका अब ये कांच का अपवर्तनांक आ रहा है नीचे ना, तो अगर हमें कहना होगा कि कांच में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के इतना गुनी होती है, तभी तो ये बटा में आ रहा है नीचे। ठीक है, तो जब गुना में आएगा तो हम इसको ऊपर पलट देंगे, इसको 2/3 कर देंगे, और इसको 1/1.5 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि पानी का अपवर्तनांक फॉर्मूला वहीं लगाएंगे कि C/CW, तो यहाँ पे NW हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हो जाएगा। यहाँ पे शून्य में प्रकाश की चाल यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 0 से 3 0 कट जा रहा है, किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड कट गया। हाँ, कोई आपसे ये पूछ सकता है कि अपवर्तनांक का मात्रक बताएं। तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश के चालों का अनुपात होता है। तो जो प्रकाश का चाल ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, तो दोनों का जो जैसे किलोमीटर पर सेकंड इसका मात्रक है, तो दोनों तो कट जाएगा, तो फिर इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अब ये 300 और ये 225 बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 बार में, और ये 3 बार में। इसको डिवाइड करोगे तो आप लोग 1.33 आएगा। ठीक है, ये 33 आगे बढ़ता जाएगा, तो 2 अंक के बाद हम लोग छोड़ देंगे। तो अतः पानी में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल के 1/1.33 या फिर 3/4 गुनी होती है। ठीक है,
और पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1.33 हो जाएगा। अब देखिए नोट देखते हैं, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ती है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक रहेगा, मान लीजिए इस माध्यम का अपवर्तनांक 1.33 है, तो उस माध्यम में अपवर्तित किरण जो है, अपवर्तित किरण जो मुड़ती हुई किरण है, जो विचलित होती है, वो अधिक मुड़ती है। जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो विरल माध्यम यानी कि हवा का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि शून्य में प्रकाश की चाल तो 3 लाख होती है, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख होती है, 3 लाख कट के 1 हो जाएगा। उसके बाद पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो गया, फिर कांच उससे बढ़ा तो 1.5 हो गया। तो हम लोग विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि हवा में से हम लोग जा रहे हैं कांच में, तो अपवर्तनांक किसका अधिक है, हवा का कि कांच का? कांच का 1.5 है और हवा का 1 है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 अधिक है। तो ये कह रहा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है अपवर्तित किरण उस माध्यम में उतना ही अधिक मुड़ती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जब विरल माध्यम से जब वो सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है कि अभिलंब के तरफ मुड़ती है। तो अभिलंब की तरफ जब मुड़ेगी तो ज़्यादा मुड़ेगी, ये सघन माध्यम के कारण ही होता है, इसका अपवर्तनांक अधिक रहता है, इसी कारण होता है। और फिर जब लोग देखे हुए कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से बहुत दूर मुड़ती है, इधर मुड़ती है, ठीक है। तो वो क्या हो रही है, जब उसका अपवर्तनांक कम होता जा रहा है तो कम मुड़ती है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थों के अपवर्तनांक है जिसको आप लोगों को लर्न करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे ये तरल पदार्थ है, ठीक है। वैसे पदार्थ जो क्या होते हैं, तरल होते हैं, और ये कुछ ठोस पदार्थ हैं, ठीक है। इन दोनों का अपवर्तनांक आप लोगों को लर्न हो। जैसे कि वायु हो गया, वायु का आप लोग 1 याद कर सकते हो। आप लोग को पता है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो शून्य में प्रकाश की चाल के अपवर्तनांक जो होता है उसके लगभग क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है वायु में प्रकाश की चाल, इसीलिए इतना आ रहा है। लगभग हम लोग एक ही व्यवहार में लेते हैं, ठीक। 1.003 आएगा, लेकिन हम लोग एक ही मानते हैं, ठीक है। पानी में होता है 1.33, किरोसिन में थोड़ा सा उससे बढ़ेगा 1.44, अल्कोहल में 1.36, टारपीन में 1.47, CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड है ये, इसमें आपका होता है 1.62, बेंजीन में आपका 1.50, इसको 1.5 भी आप कह सकते हो। पिघला क्वार्टज में होता है 1.46। कुछ ठोस पदार्थ में देख लेते हैं, बर्फ का होता है 1.31, क्राउन कांच 1.48 से लेके 1.61, फ्लिंट कांच 1.53 से लेके 1.98, ये कांच के प्रकार है, क्राउन कांच और फ्लिंट कांच, ठीक है। कनाडा बाल्सम इसका होता है आपका 1.53, माणिक्य रूबी इसको कहते हैं, ये पत्थर है एक प्रकार का, 1.71 होता है इसका। नीलम ये भी एक प्रकार का पत्थर है, 1.77 होता है। सेन्हा नमक का 1.54 होता है और हीरा का 2.42 होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, वायु है, पानी है, केरोसिन भी है, बेंजीन भी कभी पूछता है, बर्फ हो गया और हीरा, ठीक है। ऐसे तो आप लोग सारे लर्न कर लेना, लेकिन ये कुछ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट तो हीरा है आपका। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है। तो सभी तरल और ठोस पदार्थों को मिला के सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे नोट करके लिखवाया है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए जैसे कि क्या क्या रहा है, जैसे हम लोग वायु ले लेते हैं तो वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है।
उसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब हम लोग यहीं ले लेते हैं, उससे आगे कुछ बढ़ेंगे तो जैसे ठोस पदार्थ का ले लेते हैं, हम लोग कांच ले लेते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है और उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 लाख होती है। तो जब अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक है, और जब प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है, तो उसका अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह प्रकाशतः सघन कहलाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि हमने सघन और विरल में हम लोग पहले ही दिन पढ़े थे इस लेसन के फर्स्ट डे की सघन और विरल क्या होता है। तो हम लोग ने उस दिन पढ़ा था कि जिस माध्यम का हम लोग उस दिन पढ़े थे कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो सघन कहलाता है, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो विरल कहलाता है। यहाँ पे उसका कुछ अपोजिट होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह सघन कहलाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है प्रकाशतः विरल कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही है क्या हो रहा है? देखिए, जिसका अपवर्तनांक अभी यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर डिपेंड है। सेकंड नंबर समझिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। जैसे कि हमने हवा पे देखा, उसमें अब उसका अपवर्तनांक सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल उसी में होती है। किसमें? हवा में। तो जब अपवर्तनांक कम है तो प्रकाश की चाल अधिक रहेगी। तो देखिए, इसमें जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है, इसमें अपवर्तनांक कम है तो वह प्रकाशतः विरल होता है। तो अपवर्तनांक कम है कहने का मतलब उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल किसमें अधिक रहती है? विरल में, तो विरल हो जाएगा। अपवर्तनांक अधिक है तो प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। और प्रकाश की चाल कम किस में होती है? सघन में होती है। ठीक है, तो सघन और विरल के दोनों डिफिनीशन आप बता सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि सघन माध्यम क्या कहलाता है, तो आप ये कह सकते हो कि वैसा माध्यम जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। अगर आपसे कोई विरल पूछे तो आप ये कह सकते हो कि वैसा माध्यम जिसमें अपवर्तनांक कम होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हवा की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पे बस ऐसे आपको Ng दिया है, Nw दिया है, या फिर और Nd दिया है। Nd मतलब कि डायमंड का हो जाएगा आपका अपवर्तनांक, ऐसा करके दिया है। इसमें आपको बताया नहीं है कि किसके सापेक्ष हम अपवर्तनांक निकाला है। तो आपको सिंपल समझ जाना है क्या कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और ये निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो हमेशा हवा की अपेक्षा होता है। ठीक है, जैसे कि Ng हो गया, तो इस Ng का मतलब क्या है? इस Ng का मतलब हो गया आपका, इस Ng कहने का मतलब आपका हो गया कि C और बटा में Cg। ये Ng का मतलब है C बटा में Cg, यानी कि हवा की अपेक्षा किसी माध्यम के अपवर्तनांक को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जब आपका Ng दिया है तो आपको ये समझना है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और जो कि हवा के सापेक्ष यानी कि हवा के अपेक्षा होता है। Nw दिया है तो आपका Nw यहाँ पे हो जाएगा C बटा में Cw। यहाँ पे C जो है वो हवा में प्रकाश की चाल है, और Cw यानी कि पानी में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट है अपेक्षिक अपवर्तनांक। आइए देखते हैं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। कोई दो माध्यम है, जैसे कि 1 और 2, कोई 1 और 2, कोई दो माध्यम है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो मान लीजिए कि जो एक माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, और जो दूसरा माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है। ठीक है, ऐसा हम मान लिए हैं। तो इनका रेशियो यदि हम कर देंगे, कोई दो माध्यम है A और B, उसका 1 और 2 हमने माना है, तो दोनों का हम लोग रेशियो कर देंगे तो वही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने हैं। 2 पहले है ना, तो 2 का 1 के
सापेक्ष आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 पहले है तो 2 ऊपर रहेगा और 1 नीचे रहेगा। n21 बराबर n2 अपॉन n1 हो जाएगा। अगर आपको 1 की अपेक्षा 2 निकालना हो, यानी कि 1 की अपेक्षा 2 n12 निकालना हो, तो आपका n1 अपॉन n2 हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जैसे आपको निकालना, मतलब दोनों का रेशियो, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात ही आपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, आप लोग जानते हो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है। अभी हमने बताया कि हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकालते हैं हम लोग उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हवा के सापेक्ष है, ये सी बता रहा है कि हवा है, और ये जिस माध्यम का अपवर्तनांक है वो उस माध्यम में प्रकाश की ये चाल है। तो n1 बराबर c बटा c1 हो जाएगा, n2 बराबर c बटा c2 हो जाएगा। ठीक, अब n1 और n2 की वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे n21 बराबर n2 की वैल्यू क्या है, c बटा में c2, तो c बटा में c2 रख देंगे, और n1 की वैल्यू क्या है, c बटा में c1, तो c बटा में c1 रख देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, ऐसे आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हो कि c बटा में c2 इंटू c1 बटा में c2। आपको पता है कि ये मेन बटा है, ये कौन सा है, ये मेन बटा है। तो जब मेन बटा को ये भागा है, इसको हम लोग गुणा में जब बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ओनली सी होगा, क्यों c1 बटा c हो जाएगा, ओनली सी हो जाएगा। तो ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे ये डायरेक्ट ही कैंसिल करा दिया है। तो यहाँ पे क्या बचा, c1 बटा c2, तो n21 हमारा आ गया c1 बटा c2। ठीक है, यानी कि आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश के चाल का अनुपात होता है। लेकिन यहाँ पे 2:1 है तो यहाँ पे 1:2 हो जाएगा, और यहाँ पे यदि अपवर्तनांक रहेगा तो 2:1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के चाल है, तो अभी हमने बताया आपको क्या कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये आप न्यूमेरिकल बनाने में आप लोग को यूज़ करना होगा, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक जगह फॉर्मूले सारे नोट कर लीजिएगा और उसको लर्न भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अपवर्तन के नियम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। पहला क्या होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, किसी 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, जया किसको हम कहते हैं, साइन को। मैथ में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति में पढ़ना होगा, साइन को साइन ये सब आप लोग को पढ़ना है। तो उसमें जया, साइन को हिंदी में हम लोग जया कहते हैं। और ये साइन का आप लोग साइन अगर ट्रिको पढ़ रहे होगे तो उसमें आप लोग साइन SIN लिखते होगे। ये साइन का जो है विस्तृत रूप है। ठीक है, वो हम लोग SIN शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग साइन आई, ठीक है, आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई बटा में परावर्तन कोण की जया यानी कि साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है, जो कि अब जिसे हम लोग अपवर्तनांक समझते हैं, जिसे हम लोग अपवर्तनांक ही कहते हैं। ठीक है, तो एक नियतांक होता है। और यही है इस अपवर्तन का दूसरा नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम इस नियम को, इससे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या कहता है, स्नेल का नियम भी इसे कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से पूछता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में देगा, ऑप्शन देगा कि साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू n, एक तो ये देगा, दूसरा आपको ऊपर नीचे कर सकता है, साइन आर अपॉन साइन आई कर देगा, इधर कुछ और दे देगा, ऐसे पलट के कोई ऑप्शन पूछेगा। आप लोग को समझना है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n हो जाएगा। लेकिन यदि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये टोटल बात लिखनी पड़ेगी कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यह अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। ठीक है, ऐसे आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के खुद से लिखना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और
जैसे जैसे आप लोग पढ़ रहे हो उसका नोट्स भी बनाते चलो, ताकि आप लोग को बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, और जब भी आपको कभी रिवीजन करना हो तो आप अपनी खुद की नोटबुक से कर सको। ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। चलिए देखते हैं स्नेल के नियम का सम्मित रूप क्या होता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि स्नेल के नियम का सम्मित रूप क्या होता है, ऑप्शन क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, हम लोग एक नियतांक यानी कि एक का पूर्णांक मानते थे, तो हम यहाँ पे n21 मान लिए हैं। तो n21 क्या है, दो n21 दिया है, तो हम लोग समझ जाए कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम की अपेक्षा या फिर सापेक्ष क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो n2 अपॉन n1 हो जाएगा। अब n2 अपॉन n1 हो गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n1 साइन आई के साथ चला जाएगा, तो n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर हो जाएगा। और यही जो है, ये जो फॉर्म है आपका, ये जो हमारा इक्वेशन आया है n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर जो आया है, यही कहलाता है स्नेल के नियम का सम्मित रूप। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो देखिए पानी की, ऐसे तो बहुत सारे उपयोग हैं बट कुछ हम लोग देख लेते हैं। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, पानी में यदि आप लोग कोई तिरछे पेंसिल या फिर कोई छड़ी या कुछ भी डालते हो तो वो आपको तिरछा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये क्या क्यों हो पाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जब हवा से पानी में जा रहा है ना, वो जो भी, जैसे मान लीजिए पेंसिल हुआ तो पेंसिल हवा से पानी में जा रहा है, उसका माध्यम चेंज हो रहा है। जब माध्यम उसका चेंज होगा तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। ठीक है, और इसीलिए वो हमें तिरछा दिखाई देता है। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होती है वो विचलित हो जाती है। जब हम देखते हैं हमारी आँख से जो प्रकाश निकलती है वो हम देखते हैं क्या कि वहाँ पे हमारा माध्यम चेंज होता है, इसीलिए हमें वो वहाँ पे अपवर्तन होता है और हमें प्रकाश, वहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होता है और वो हमें तिरछा प्रतीत होता है। ठीक है, दूसरा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई का कम प्रतीत होना। देखते होंगे आप लोग कि भरी बाल्टी है और उसमें लगता है कि हमें वो मतलब कि उसकी जो हाइट है वो कम हो गई। यदि भरी बाल्टी होगी तो हमें लगता है कि उसकी जो हाइट है वो कम हो गई है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, धन्यवाद।